आती ना, बहुत सारी चीजें आती होंगी। पूरा चैप्टर ही आसान है, इसमें और भी आसान चीजें हैं। बाकी जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ते हैं आसान आसान, इसमें चीजें और भी ज्यादा आसान है ना बाकी सभी के कंपेरिजन में। ठीक है, चलो। सबसे पहला टर्म वही कि आप लोग बताइए मिनरल क्या होता है, तो भी आप लोग जानते होंगे। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से मिले या नेचर में एग्जिस्ट करता हो, और उसके पास में कम से कम एक मेटल होता है ना। कोई भी कंपाउंड विच आर फाउंड इन नेचर, और उनके पास में क्या होता है, कम से कम एक मेटल होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है ना। अब मिनरल का एक छोटा सा पार्ट होता है और। मिनरल का क्या होता है, एक पार्ट होता है और का मतलब क्या होगा, ऐसा मिनरल जिससे, ऐसा मिनरल जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रॉम विच अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली, जिससे हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं, ऐसा मिनरल को हम लोग और बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते होंगे कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है ना। जितने भी ओर्स होते हैं वो सब मिनरल तो होते होते हैं, क्योंकि मिनरल का ही पार्ट है। उसी मिनरल को हम लोग और बोल रहे हैं जिससे हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो और जितने भी ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है बेटा। प्लस में क्या होता है, एक और डेफिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। तो गैंग पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनको यहाँ गैंग बोला गया है। ठीक है ना। तो गैंग पार्टिकल्स आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन, और जो भी होगा मेटल होगा उसके साथ साथ में जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैंग बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से ये आता है कि कौन से वाले और को किस नाम से हम लोग जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं इसके बेस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको सही से पढ़ लेना आप लोग। इस बार अगर मैं आपको अगर आईआईटी का दोनों अटेम्प्ट का मैं बता दूं तो कम से कम जैसे 5-5 सेट हुए थे, तो मैं बोलूंगा कि कोई एक दो सेट को छोड़ के एवरी सेट में जो क्वेश्चन था वो किसके बेस पे था, नेम के बेस पे था। दोनों ही में, जनवरी वाले अटेम्प्ट में भी और फरवरी वाले अटेम्प्ट में भी, मार्च वाले अटेम्प्ट, दोनों में ही क्या था बेटा, जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नाम के बेस पे था। ठीक है। तो नेम से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया है, बार बार बनते हैं। तो नाम जरूर याद रखिएगा कौन सा वाले और को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुछ कॉमन ओर्स है। ठीक है ना, जिनको मैं मार्क करता चलूंगा कॉमन ओर्स को, जिसको हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं कोरंडम, है ना। कॉमन हो रहा है बेटा, सबको पता ही होना चाहिए एटलीस्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है ना। बक्साइट, ये बेसिक डिफरेंस आप लोग देख रहे होंगे, Al2O3.2H2 को बक्साइट बोलते हैं, Al2O3 को कोरंडम बोलते हैं। ठीक है ना। टेनिस्टोन, रूटाइल, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, क्रोमाइट, यूप्राइट, जिंकाइट, पायरोलुसाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सर सल्फाइड ओर्स में, हाँ सर। सर फिजिक्स की क्लास कौन से आईडी में है? ये इस आईडी पे तो फिजिक्स क्लास होती है ना इस टाइम पे। बेटा आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, ओके सर। आज केमिस्ट्री की क्लास है। इसके बाद में जो टाइम होते हैं बेटा, नेक्स्ट जो तुम्हारी 11 बजे से क्लास होती है ना। हाँ सर। 11 बजे वाली क्लास की बेटा मैं लूंगा, केमिस्ट्री की क्लास होगी उस टाइम पे 11 से 12। फिजिक्स क्लास नहीं है। फिजिक्स क्लास अगर होगी तो सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा तो सर हमारी तो 12 से 1 वाली जो क्लास होती है वो तो होगी ना। अगर होगी तो उस टाइम पे फिर फिजिक्स क्लास होगी, केमिस्ट्री क्लास आज 11 से 12 होगी। ठीक है। ओके सर। बट इसका आगे कुछ सल्फाइड ओर्स है जो कॉमन है, उनको आप याद रखिएगा, कौन से सल्फाइड ओर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा पीबीएस, गैलेना, जिंक ब्लेंड, सिनेबार, ये तो कॉमन ही है, अर्जेंटाइट। यस सर, नो सर। ठीक है ना। यस सर। यस। तो कॉपर का, एजी का, एचजी का, जिंक का और पीबी का, इनको एटलीस्ट याद रखिएगा कि कौन से सल्फाइड ओर्स है और किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। आयरन पैरेट भी याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। बाकी के बारे में ज्यादा नहीं आता। हाँ, बाकी हम लोगों के पास में हैलाइड्स में रॉक सॉल्ट, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। और तो ज्यादा नाम, कायरोलाइट वगैरह, इनके नाम ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, नीट में बहुत कम ही आते हैं। ठीक है। सर ये फ्लोर्स ऑफ पार भी आता है। हाँ ठीक है। बाकी हम लोगों के पास में कुछ कार्बोनेट्स है। कार्बोनेट्स में हम लोगों के पास में ये तो कुछ कॉमन है बेटा, है ना। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कैलामाइन, मेलासाइट, है ना, ये सब कॉमन है। सिडराइट, है ना।
ये कॉमन है, जिनको आप लोग को पता ही होना चाहिए, इनके बारे में तो जनरली हम लोग पढ़ते ही हैं। डोलोमाइट, ठीक है ना, कैलामाइन, तो पहले भी ऊपर भी हम लोग मार्क कर देते हैं कैलामाइन ना, ठीक है। ये कुछ कॉमन है जिनको आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, कौन से तुम्हारे लिए जरूरी है, किस किस को तुम लोगों को करना चाहिए। एक बार तो सारे के सारे रिवाइज ही कर लेना, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी कर लेना जो पूछे जाते हैं, ठीक है। नाम के बेस पे क्वेश्चन बनता है और नाम जरूर याद रखना, नाम मत भूल जाना तुम लोग किसी का भी। चलिए चलो, इसके आगे हम लोगों के पास में कुछ सल्फेट्स है। सल्फेट्स में क्या क्या है, ज्यादा तो बेटा सल्फेट्स में काम नहीं है, जिप्सम है, ग्लोबुलर सॉल्ट है, ठीक है ना, एनाहाइड्राइड है, और तो ज्यादातर चीजें नहीं आती हैं, ठीक है ना। बाकी एक तो और याद रख लीजिएगा, जैसे काइनाइट है, कैलेस्टीन है, कुछ थोड़ा बहुत नाम याद हो तो एक बार रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है, बाकी ज्यादा यहाँ से नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। सिलिकेट्स में बेटा ज्यादा तो नाम नहीं आते हैं आप लोगों के लिए, सिलिकेट्स के नाम नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको कोई ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं रहेगा। सिलिकेट्स के नाम हार्डली कहीं पूछा गया होगा, सिलिकेट्स के नाम नहीं पूछता कि कौन सा वाला क्या है, ठीक है। बाकी इसके अलावा हम लोग के पास फॉस्फेट्स है, इनके भी नहीं आते हैं। हाँ, नाइट्रेट्स में थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ठीक है। पंद्रह के तो बाकी कॉमन तुम्हारे लिए याद होगा सल्फेट्स और कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फाइड और ऑक्साइड, ठीक है ना। ये पहले जो पांच है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सही सही कर पढ़ लीजिएगा कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है सर। चलो, इसके आगे हम लोग बातें करेंगे मेटलर्जी की। मेटलर्जी क्या होता है आप लोग जानते हैं, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन बोलो, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, है ना। और से मेटल को निकालने के जितने भी प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, उस सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है बेटा, दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फोर स्टेप्स। चार स्टेप जनरली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग एक एक करके चारों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चारों की तरफ हम लोग फाइनली रिफाइनिंग करने के बाद हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा हम लोगों के पास में होगा ड्रेसिंग और कॉन्सेंट्रेशन, बेनिफिकेशन भी उसको, बेनिफेक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके लिए जाते हैं, ठीक है ना। ड्रेसिंग और कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है। तीसरा पार्ट होता है उसका आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम ओर, और फोर्थ होता है रिफाइनिंग, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रोसेस है बेटा, वो सब प्रोसेस है कि हम लोग इतना करने के बाद में एक एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा इम्प्योरिटी को अलग करते हुए चले जाएंगे, और फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, वी विल गेट हाई मेटल ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी, ठीक है ना। हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, मेटल ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है क्रशिंग और ग्राइंडिंग वाला, तो वो तो कॉमन है, हम लोग कोई भी तरीके से उसको क्या करते हैं बेटा, फाइन पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, जितना हम लोग उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रश करके या ग्राइंडिंग करके उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, उसका ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन हम लोग करवाते हैं, ठीक है सर। अब ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन का सबसे पहला तरीका होता है हैंड पिकिंग। ये भी आसान है कि अगर पार्टिकल्स में साइज का डिफरेंस काफी ज्यादा हो तो आप लोग हैंड पिकिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कॉमन चीज है जो हम लोग जनरली घर वगैरह पे भी यूज करते हैं। मिट्टी का पार्टिकल है, आयरन का मिल गया, जो पार्टिकल हम लोग उठा सकते हैं उसको उठा लेंगे, वो हैंड पिकिंग वाला कॉमन सी चीज होगी, ठीक है। चलो, दूसरा जो प्रोसेस होता है दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना, और इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। इसके लिए मैं दो डायग्राम तुम लोगों ने डाला हुआ है, जिससे आप समझ सकते हो, दोनों ही क्लियर करते हैं। सिंपल सी बात क्या है बेटा, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आपको दिख रहा है ग्रेविटी सेपरेशन। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब दो जो ओर है और उसके पास में जो हम लोगों के पास में इम्प्योरिटी है, उनके डेंसिटीज में अगर डिफरेंस होता है ना, देयर इज अ हाई डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज, यस और नो सर। Yes, sir. High difference, there is a high difference between density of ore and gangue particle. तो ओर और गैंग पार्टिकल के डेंसिटीज में अगर डिफरेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगाते हैं। एक्चुअल में देखो ये वाला डायग्राम शो कर रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग करंट ऑफ वाटर पास कराए, यहाँ से क्या किया बेटा, फाइन पाउडर्ड फॉर्म में जो ओर है वो उसको गिराए बेटा विद इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो वाटर फ्लो करेगा तो जो हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे सेटल करता हुआ चला जाएगा, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो विद द फ्लो ऑफ वाटर ऐसे चले जाएंगे ना। तो हमें यहाँ जो मिलेगा वो हाईएस्ट प्योरिटी का मिलेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्योरिटी उसमें मिलता जाएगा।
ऐसे हम लोगों ने सेक्शंस बना लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा बात ये है कि हम लोगों ने ये वाला डायग्राम जो दिखा हुआ है, इससे आप लोग ये समझ सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पाउडर और गिराते हैं, यहाँ से वाटर करंट पास कराते हैं ऊपर की तरफ, और वाटर करंट पास कराएंगे तो क्या करेगा, जो पार्टिकल्स जिनका डेंसिटी कम होगा वो इधर से निकलेगा, और जो है पार्टिकल्स होगा वो शटल करके हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड और हम लोगों को यहाँ मिल जाता है, गैंग पार्टिकल्स यहाँ मिल जाता है। तो बेसिकली डायग्राम वायग्राम तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए। बात यह है कि अगर दोनों के डेंसिटीज में डिफरेंस है, वन इज ऑफ हाई डेंसिटी, वन इज ऑफ लो डेंसिटी, अगर दोनों के डेंसिटीज में डिफरेंस है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इस मेथड से बेटा हम लोग जनरली एसिडराइट और हेमेटाइट ओर्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, आप देखो ये बात भी याद रखिएगा कि कौन सा वाला और किस मेथड से सेपरेट किया जा रहा है। ऑप्शन देता है कि बाय दिस मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, 4 ऑप्शन देगा, है ना। तो ये जरूरी है कि कौन सा वाला, जनरली मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ वो आप लोगों को एटलीस्ट याद होना चाहिए कि कौन सा वाला और जो है वो कौन से वाले मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट ऐसा है कि इसमें तो आप लोगों को 100% करना चाहिए, 1% भी चांस ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुमसे लोगों से बच जाए। ये जो चैप्टर तुम्हारे फिजिकल या इनऑर्गेनिक के थोड़े बहुत वीक होते हैं उनको, उनकी कमी को पूरा करता है ये वाला जितना ही पार्ट है इनऑर्गेनिक वाला पूरा पूरा, ठीक है। तो पूरा पार्ट उसकी कमी को पूरा इसीलिए करता है क्योंकि ये आसान है, सबको याद कर सकता है बैठ के, ठीक है। ज़्यादा उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ मैं उसको पढ़ लो ठीक से, और प्रीवियस ईयर या जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को मिल रहे हैं क्वेश्चन जरूर कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना तुम लोगों से हो सकता है। PYQ तो एटलीस्ट करो ही करो, बाकी तुम्हारे पास जो मॉड्यूल्स वगैरह है उनमें क्वेश्चन होंगे वो कर लो। मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन भी याद कर लिए ना तो तुम्हारा ये चैप्टर्स हो जाता है। क्योंकि आप सोचो हाइड्रोजन वाला चैप्टर है या फिर ये चैप्टर है, इनमें से 100 एडिशन 200 क्वेश्चन बने हुए हैं, 200 क्वेश्चन मतलब हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ ही लिया गया होगा ना, कुछ नहीं बचा होगा। छोटे छोटे चैप्टर्स तो हैं ये, बहुत ही छोटे, जैसे D&F ब्लॉक एलिमेंट है उसमें तुम लोगों ने 200 क्वेश्चन कर लिया, मतलब क्या ही बचा उसमें। इतना बड़ा चैप्टर तो नहीं है कि उसमें 200 क्वेश्चन के बाद में भी कुछ बच जाए, पॉसिबिलिटी ही क्वेश्चन का लगभग लगभग 200-250 के आसपास होता है, ठीक है। बाकी उसके बेस पर जो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा वो कर सकते हो तुम लोग। देखो दूसरा हम लोगों के पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये भी आसान तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास में जो ओर होगा और गैंग पार्टिकल होगा, तो ओर या फिर गैंग पार्टिकल में एनी वन इज मैग्नेटिक, एंड अनदर इज नॉन मैग्नेटिक। बट एक ऐसा होता है मैग्नेटिक होता है, दूसरा कैसा होता है नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, इसमें क्या किया हम लोगों ने बेटा, ठीक है। देखो ये जो बेल्ट होता है वो लेदर का होता है, लेदर बेल्ट क्यों यूज करते हैं आप लोग मुझे बताओ। रमा, रमा है क्लास में? Yes, sir. लेदर बेल्ट क्यों यूज करते हैं बेटा? Sir, मुझे नहीं पता. ममता, ऋतिक, नहीं पता sir. तुम्हें नहीं पता? ऋतिक बताएगा। सर शायद इसलिए ताकि लेदर बेल्ट पे पार्टिकल स्टिक ना हो. स्टिक ना हो। खुशबू, नहीं पता. बेटा जो लेदर का बेल्ट होता है वो आसानी से, देखो ये हम लोगों के पास में जो जो व्हील्स हम लोगों ने लिया है वो मैग्नेटिक है, ठीक है ना। इसके कांटेक्ट में लेदर बेल्ट आएगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा आसानी से, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेगा। जानते हो कि नहीं जानते? इंडक्शन वगैरह कुछ पढ़ते थे, Yes. है ना। तो ये क्या होगा बेटा, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं दे विल स्टिक टू दिस बेल्ट, ये से स्टिक करके चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ से फाइनली ग्राउंडेड ओर यानी जो पाउडर फॉर्म में ओर को डालेंगे विद इम्प्योरिटी, वो यहाँ से फ्लो करेगा। अब एक पार्टिकल है जो इसके साथ में क्या करेगा बेटा, स्टिक करेगा, है ना। और एक पार्टिकल से जो क्या करेगा बेटा, स्टिक नहीं करेगा ना, जो इसके साथ में अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। जो पार्टिकल अट्रैक्शन नहीं शो करेगा वो ऐसे करेगा, जो अट्रैक्शन शो करेगा वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत साथ में रहेगा और यहाँ पे जाके वो छूटना स्टार्ट करेगा ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ इट। हमारे हैवी पार्टिकल इस वजह से छूटना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर टू यू ऑल? Yes.
ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसी अगर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या दोनों ही पार्टिकल ऐसे गिर जाएगा, दोनों ही पार्टिकल यहाँ गिर जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक मैग्नेटिक होता है और दूसरा कैसा होता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो बेल्ट होता है वो लेदर का यूज करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो बेटा हम लोगों को ये वाला जो कंटेनर है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड मिलता है और इसमें मिलता है जिसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। वो जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक में बेटा कुछ भी हो सकता है, इसमें जो ओर होगा वो भी मैग्नेटिक हो सकता है और जो इम्प्योरिटी होगा वो भी मैग्नेटिक हो सकता है। ठीक है ना, जैसे क्रोमाइट ओर में इम्प्योरिटीज होते हैं वो सिलिकेट्स होते हैं बेटा, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिकेट्स, है ना। और सिलिकेट्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। यानी यहाँ पे जो सिलिका वगैरह होता है वो इम्प्योरिटी होते हैं, मिट्टी वगैरह का पार्टिकल मान लीजिए। और मिट्टी कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। और यहाँ पे जो ओर होता है वो मैग्नेटिक होता है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओर और यहाँ पे मिलेगा इसके केस में इम्प्योरिटी। ठीक है ना। लेकिन अगर तुम लोगों ने बेटा कैसेटराइट SnO2 तुम लोगों ने लिया है और ये कैसा होता है, जो नॉन मैग्नेटिक, और इसमें जो इम्प्योरिटी होते हैं उनको वुल्फ्रामाइड्स बोलते हैं हम लोग, दैट इज FeWO4। ठीक है ना। और जो इम्प्योरिटीज है दे आर मैग्नेटिक। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज इससे मिलेगा, तो दोनों चीजें हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है कि कौन से वाले ओर में इम्प्योरिटीज होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं। मैग्नेटिक कौन से वाले में है वो सबको पता है, और कौन से वाले में इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है उसका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, और पूछा भी गया एक बार, तो आप लोगों से पूछ लेगा कौन से वाले ओर में जो इम्प्योरिटीज है दे आर मैग्नेटिक। ठीक है ना, तो वो याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी हम लोगों के पास रूटाइल है बेटा, इससे भी जो ओर होता है वही मैग्नेटिक होता है और इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, CaCl2 और Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये जो इम्प्योरिटीज है दे आर नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो एक ही है हम लोगों के पास में, और वुल्फ्रामाइड्स भी पूछ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ से बन जाते हैं, एक अलग सेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलो अभी हुआ, इतना समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मेथड इज फ्लोटेशन मेथड, और ये तो काफी अच्छा मेथड है, काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा वैसे ना। फ्लोटेशन मेथड बेटा हम लोग क्या करते हैं, इट इज जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। तो एक बात तो ये याद रखना कि कहाँ यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछते, मैं पहले ही बोलो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से वाले ओर को किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर सेपरेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड। ऑप्शन देगा सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फेट ओर्स, ऐसे करके ऑप्शन देता है। ठीक है सर, तो बेटा इससे हम लोग क्या करते हैं, जनरली सल्फाइड ओर्स को हम लोग इससे सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसका बेटा जो थ्योरी है, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस चीज से बेस्ड है, ये बोलता है कि हम लोगों के पास में ओर होगा और गैंग पार्टिकल होगा। ठीक है ना, जो ओर पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक। कैसे होते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और गैंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा जो थ्योरी है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि जो ओर होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेटेड बाई, क्या बोलते हैं, जो भी हम लोगों के पास वाटर होगा या फिर सॉल्वेंट होगा वो। और जो ओर होता है वो क्या करता है बेटा, दे डू नॉट शो अट्रैक्शन विद द वाटर, है ना, वो अट्रैक्शन शो नहीं करता, वो फ्रोथ के साथ में शो करता है। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होते हैं वो क्या करता है, फ्रोथ के पास में अट्रैक्शन शो करता है, और गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ में अट्रैक्शन शो करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये डायग्राम थोड़ा तुम लोगों को एक चीजें क्लियर हो जाएगा। ये तुम लोगों ने एक रोटेट करने के लिए, एयर वगैरह ब्लो करने के लिए रखा है। तुम सोचो कि घर पे अगर पानी में हम लोग क्या कर लेंगे, तो वॉशिंग पाउडर डाल देंगे तो क्या करना पड़ता है, अपने आप से फ्रोथ बन जाता है कि कुछ करना पड़ता है, शेक करना पड़ता है ना। तो आप उसको घुमाएंगे, जो भी करेंगे ना, रोटेट करेंगे तब जाके बनेगा। तो वही कहानी यहाँ पे भी, रोटेटिंग पैडल डाल दिए, लोग एयर ब्लो करा दिए। वो बचपन में खेलते हो गए ना, पाइप डाल के बलून बनाना वगैरह वगैरह, जो भी है बारे बना बना के ना, वही कॉमन चीज यहाँ पे है कि हम लोग एयर ब्लो करा देंगे, इसको घुमाएंगे, रोटेटिंग पैडल है, जिससे क्या होगा, फ्रोथ आसानी से बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक मिक्सर फीड किया। ठीक है, आपको दो चीजें नजर आएगा कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या करेगा बेटा, जो बबल्स बन रहा है उन पे जाके स्टिक करेगा। समझ रहे, जो फ्रोथ बन रहा है उस पे जाके कौन सा वाला पार्ट स्टिक कर गया बेटा, हाइड्रोफोबिक। क्लियरली,
ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल है दैट कम्स विद वाटर, ऊपर फ्रोथ के साथ में कौन होगा बेटा, ये, ठीक है ना। और ये फ्रोथ को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ये कलेक्टेड समवेयर एल्स, इनको सुखा लेते हैं, सुखा लेंगे हम लोगों को क्या मिल गया बेटा, यहाँ से हम लोगों को मिल गया, क्या मिला सर, प्योर और में हम लोगों को यहाँ पे मिल गया और यहाँ से मिल गया हम लोगों को इम्प्योरिटी। जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल है वो मिल गया फ्रॉम द सॉल्वेंट, और जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल है वो मिल गया फ्रॉम द, किससे बेटा, फ्रॉम फ्रोथ, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं कि जो फ्रोथ होगा वो फ्लोट तो करता ही करता है, उसके कांटेक्ट में कौन आता है, और आ जाता है, बिकॉज दैट इज हाइड्रोफोबिक, और उसके कांटेक्ट में आएगा। और जो इम्प्योरिटीज होते हैं बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर, इन दोनों को हम लोग फ्रोथ को अलग कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से निकाल के अलग कलेक्ट किया, उसको सुखा के हम लोग क्या कर लिए बेटा, हम लोग और निकाल लिया, ठीक है। इसके लिए अगर तुम लोगों ने कभी एनसीईआरटी पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है एक कहानी द इनोवेटिव वॉशरमैन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसने पढ़ा वो कहानी द इनोवेटिव वॉशरमैन वाला, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बिजी लोग। सर लास्ट वाला पार्ट पढ़ा है, वो वाला फर्नेस वाला। देखो तो इनोवेटिव वॉशरमैन एक्चुअल में जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है वो एक वॉशरमैन ने ही बताया था। वो क्या करता था कि जो लोग माइंस में काम करते थे उनके कपड़े धोता था, तो उसने देखा कि उसके यहाँ बहुत सारा और इकट्ठा हो गया, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसी को बोला गया था इनोवेटिव वॉशरमैन। पूरा कहानी जो था वो उसी से निकल गया, वॉशरमैन ने इसके बारे में बताया, पढ़िएगा उसको, तो इनोवेटिव वॉशरमैन वाली कहानी को, ठीक है। चलो बट जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम लोग कुछ चीज़ें और भी करते हैं, जैसे जो फ्रोथ बनेगा वो ज़्यादा बने उसके लिए, या फ्रोथ का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो उसके लिए, ठीक है ना, फ्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बने। दूसरे बात के जो ओर का पार्टिकल है वो कैसे भी वाटर के साथ में अट्रैक्शन शो ना करे, बनना रहा है कि नहीं आ रहा। या फिर तुम्हारे पास कोई और है उसमें दो सल्फाइड्स है, तो दोनों ही अगर वाटर से फ्रूट से अट्रैक्शन शो करेंगे तो कैसे सेपरेट किया जाएगा, उसके लिए हम लोग फर्दर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है सर। जैसे हम लोग फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, क्रिसॉल्स होते हैं, क्रिसॉल जानते होगे ना, एनिलीन होते हैं और पाइन ऑयल, ठीक है। दीज आर यूज्ड एज फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, ठीक है सर। दूसरे हम लोग कुछ कलेक्टर्स यूज करते हैं। कलेक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, कलेक्टर्स जो होंगे और पार्टिकल्स को वाटर के साथ में अट्रैक्शन नहीं शो करने देते, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो हाइड्रोफोबिक नेचर होगा उसको और इंक्रीज करने के लिए वी यूज कलेक्टर्स। तो कलेक्टर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स, है ना। ओर पार्टिकल्स का किसके हाथ में बेटा, जो भी हम लोगों के पास सॉल्वेंट है उसके हाथ में वाटर एक्शन शो ना करे, उसको और बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जनरली दे आर जेनसेट्स, ठीक है ना। यस सर। हम लोग इथाइल जेनसेट यूज करते हैं, सोडियम जेनसेट यूज करते हैं। जेनसेट क्या होता है, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ओ सिंगल बॉन्ड, एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा होता है ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एस माइनस, ये रेजोनेंस तो करेगा ही करेगा ना बेटा, ऐसे इसलिए मैं इसको बना दिया हूँ। सोडियम होगा तो यहाँ पे Na लिख लेंगे, पोटेशियम होगा तो K लिख लेंगे, जो भी लिखना है, ठीक है ना। बट जनरली क्या होता है हम लोग जेनथेट्स यूज करते हैं, आप याद रखिएगा, जेनथेट, सोडियम जेनथेट, पोटेशियम जेनथेट, एल्काइल जेनथेट भी कुछ यूज किए जाते हैं, ठीक है सर। एक और चीज हम लोग इसमें यूज करते हैं दैट इज डिफ्रिजेंट। तो बताएगा डिफ्रिजेंट क्या होता है ऋतिक, ममता, रमा, सर वो जो दो Yes, sir. होते हैं, क्या होता है, एक को प्रिवेंट करता है फ्रोथ के साथ आने के लिए, ग्रोथ के साथ आने के लिए क्या करता है, एक को प्रिवेंट करता है और एक को प्रमोट करता है, जैसे कि सर अगर और में दो टाइप के सल्फाइड्स सर, होते दो हैं जैसे types कि के और ZnS और PBS, तो वो एक हमें प्रोथ में अटेन करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि ZnS और PBS है तो NaCN डाल देंगे ताकि हमें फ्रोथ में PBS मिले। ठीक है बेटा। बेटा क्या करता है ये कि सर्टेन टाइप्स ऑफ ओर्स को, सल्फाइड ओर्स को मान लो एक से ज्यादा है तो एक को क्या करेगा बेटा, फ्रोथ फॉर्मेशन से रोकता है, ठीक है ना। इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सल्फाइड ओर्स आर प्रेजेंट देन इट प्रिवेंट्स वन और फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रोथ, एक और को क्या करेगा बेटा, फ्रोथ बनाने से रोकता है, ठीक है।
जैसे तुम्हारे पास में ZnS और PBS तुम्हारे पास दोनों हैं, तो इसमें हम लोग NaCN को यूज करते हैं डिटर्जेंट, ठीक है ना। जो क्या करता है बेटा, किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है बेटा, ZN ZnS के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसका बेटा क्या करे, उसको एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ना रहे कि नहीं रहा। अब ये क्या करेगा बेटा, ये जो होगा वो फ्रोथ के साथ में नहीं जाएगा। अब फ्री कौन है, PBS इज फ्री टू फॉर्म फ्रोथ, तो एक को प्रिवेंट करेगा, दूसरे को फ्रोथ बनाने देगा, फ्रोथ के साथ में जाने देगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। yes ये पूरा कहानी डिटर्जेंट का होता है। आप याद रखिएगा कि ZnS और PBS के मिक्सचर में NaCN और KCN वी कैन से इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट, ठीक है ना। वो क्या करता है, ZnS के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और उसको फ्रोथ फॉर्मेशन से रोक लेता है, ठीक है सर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, yes इसके आगे का जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज लीचिंग, इसको हम लोग और हाइड्रोमेटलर्जी भी इसको बोलते हैं। लीचिंग का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही आसान होता है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है सर। क्या करेंगे, किसी भी ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। अब क्या होगा, हम लोगों के पास में ओर होगा और गैंग पार्टिकल्स होगा बेटा। क्या होगा बेटा, ओर होगा और क्या होगा दूसरा, GAN particle पार्टिकल्स। इन दोनों में से ओनली वन इज सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। ये बेसिक सा तरीका हो गया। ये थोड़ा सा हाईली मॉडिफाइड तरीका है कि तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि नमक और मिट्टी अगर मिल गया तो अलग अलग कैसे करेंगे, है ना। कर देते कि नहीं कर देते नमक और मिट्टी को अलग, कि पानी में डालो नमक घुल जाएगा, फिल्टर कर लेंगे, फिर उड़ा देंगे पानी को गर्म करके। वही सारा तरीके, वही सेम कॉमन चीज है यहाँ पे, लेकिन उसको दूसरे तरीके से समझा दिया गया है, ठीक है सर। नाम एक दे दिया गया है बहुत अच्छा सा। तो अंदारे में क्या बोल रहा हूँ, तो इनमें क्या होता है, ओर और गैंग पार्टिकल में से ओनली वन इज सॉल्युबल, सिर्फ एक सॉल्युबल होता है, दोनों नहीं घुलते हैं। जो सॉल्युबल होगा वो घुल जाएगा, जो सॉल्युबल नहीं होगा उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे। जनरली क्या होता है, ओर इज सॉल्युबल, इसमें क्या होता है कि जो ओर होगा वही सॉल्युबल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगा वो किसका होता है बेटा, ओर का सॉल्युबिलिटी होता है इन दैट सॉल्वेंट। गैंग पार्टिकल नहीं घुलता है, उसको लोग फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। और फिर बाकी का कहानी कॉमन है कि उसको ड्राई कर दो और उसको निकाल दो हीट करके, जो भी है वो सब कहानी, ठीक है सर। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिक कहानी समझ आया। लीचिंग में क्या होता है, हम लोग लीचिंग में क्या करते हैं, किसी भी ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, जो जिससे क्या होगा, और जो होगा सॉल्वेंट में घुलेगा, इम्प्योरिटी घुलता नहीं है। जो इम्प्योरिटीज नहीं घुलते उनको फिल्टर करके हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है सर। बाकी उसका हम हीट वीट करके उसके अंदर से जो भी नया कंपाउंड बना वगैरह वगैरह उसको निकाल लेते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहला लीचिंग ऑफ ऑक्साइड हम लोग एल्यूमिनियम का और बेटा Al2O3 निकालने के लिए करवाते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेयर्स प्रोसेस, नाम याद रखिएगा, है ना। तो बेटा ऑक्साइड क्या है हम लोगों के पास में, Al2O3, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, Fe2O3, SiO2 और TiO2, ठीक है सर। इसको हम डालते हैं बेटा किसमें, इसको हम डालेंगे इन अल्कली, इसमें डाल देंगे बेटा एक अल्कली में डाल देते हैं, लाइक NaOH KOH। तो उसमें क्या होता है, Al2O3 is soluble, it is soluble in that impurity or that solvent or these impurities are not soluble, ये soluble नहीं होता, ठीक है बेटा। जैसे हम लोग Al2O3 को डालेंगे बेटा, that combines to form 2NaAlOH का whole 4 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। और जो इम्प्योरिटी होगा बेटा वो घुलता नहीं है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करके इम्प्योरिटी बाहर निकल जाता है, हम लोगों को मिलता है प्योर ये, ठीक है सर। इसका हम लोग या तो डाइल्यूशन करवाते हैं या CO2 गैस पास करा के इसका pH को डाउन कर लेते हैं, है ना। तो इसको पास कराने से क्या होगा, ये कन्वर्ट होता है AlOH3 और OH नेगेटिव में। इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, हीट करने से गिव्स Al2O3 इन वाटर, हो गया कहानी खत्म ना। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को एक सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, उसके बाद में हीट करके अलग निकाल लिया। वही तुम लोग भी करते थे, करते क्या थे, नमक और मिट्टी का काम करते क्या तुम लोग, वही करते थे कि पहले गोले, फिर उसको फिल्टर किया, फिर हीट करके अलग निकाले, वही कहानी यहाँ पे है। पहले एक सूटेबल सॉल्वेंट में घोल दिए बेटा, और घुल गया, इम्प्योरिटी नहीं घुला, फिर फिल्टर किए, फिल्टर करने के बाद में ये मिला, है ना। फिर इसको हम लोग क्या कर दिया, हीट कर दिए, मिल गया, ठीक है सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
Yes. दूसरा है लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड ओर्स। मतलब सिल्वर और गोल्ड ओर का भी हम लोग लीचिंग करा सकते हैं। इसको लोग मैक आर्थर और फ्रॉस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है सर। तो सिल्वर और गोल्ड का ओर जो होगा उनको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जनरली साइनाइड्स में ऐड करते हैं। पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड में ऐड करेंगे। तो दीज ओर्स आर सॉल्युबल, जो सिल्वर का या गोल्ड का ओर होता है, दे आर सॉल्युबल इन पोटेशियम, KCN और NaCN। Cyanide. इसमें घुल जाता है। इसमें घुल जाएगा तो क्या करेंगे बेटा, वही कहानी, पहले हम लोगों ने इसको इसमें डाल दिया है, ये रिएक्शन हम लोगों को मिला, या फिर रिएक्शन को तुम्हारा मर्जी ऐसे लिखो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। जो मेटल होगा दैट में भी AG और AU दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये जो कंपाउंड तुम लोगों को मिला है साइनाइड इसका, उसको लोग क्या करेंगे बेटा, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके ये बनेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इट इज ट्रीटेड विद हाई रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक। Replace हो जाए. तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा, जिंक का साइनाइड बन जाएगा और मेटल हम लोगों को मिल जाएगा। वही करना था हमें, समझ रहे कि नहीं। तो वही कॉमन चीजें हैं। यहाँ पे जिंक की जगह हम लोग कोई भी और हाई रिएक्टिव मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन AG और AU यूज कर सकते हैं, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग कोई और भी मेटल यूज कर सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम लोग इसी को यूज करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। Yes. Yes. ये बड़ा, ये भी बेसिक प्रोसेस है, ये भी बेसिक कहानी है, हम लोग कर क्या रहे हैं इस सब का। एक सेकंड। चलिए फिर, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. तुम्हारा एग्जाम तो बेटा सितंबर में जा रहा है 100%। तो कैसा सुनने में आ रहा है कि अगस्त में IIT का एग्जाम होगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा, है ना। ये पूरा साल एग्जाम देने में जाएगा, क्योंकि 2 IIT के एग्जाम होंगे, फिर तुम्हारा होगा, फिर एडवांस होगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर से कोरोना आ जाएगा, है ना। अभी थर्ड वेव का तो ऐसे ही हंगामा हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि स्कूल कॉलेज वगैरह दिसंबर तक नहीं खुलेगा। देखिए सर, नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा। हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, जो ओर होता है, जो जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन किए, उसके बाद में क्या करते हैं बेटा, उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटा, उसको क्या करेंगे लोग, बाई हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। हीटिंग होता है वो 2 तरीके से होता है, Calcination. एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है ना। अगर एब्सेंस ऑफ एयर में उसको हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं, है ना। और इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है सर। जैसे हम लोगों के पास FeOH का होल थ्राइस था, इसको हीट कर दिया, Al2O3 हीट कर दिए, CaCO3, MgCO3 इनको हीट कर दिया। ठीक है ना। तो क्या बनेंगे, सबके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए, तो वाटर निकला या CO2 निकल गया गैसियस फॉर्म में चला गया। ठीक है सर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैल्सिनेशन बोलते हैं। और कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज जनरली कैरिड आउट इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। याद रखिएगा। क्यों करवाते हैं, जिससे वो कैसा हो जाए बेटा, पोरस बना रहे, to make it porous so that it can be easily reduced to metallic state। ठीक है ना। इसके आगे हम रिडक्शन करवाएंगे, समझा रहे कि नहीं आ रहा। जिसको हम लोग Yes. स्मेल्टिंग बोलेंगे, स्मेल्टिंग का प्रोसेस करवाएंगे, तो हम लोग बेटा उस प्रोसेस में उस मेटल को आसानी से यूज कर सके। इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कशन करूंगा लेटर ऑन। ठीक है। कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है चीजें, उस सब के बारे में। ठीक है। ऐसा नहीं कि कैल्सिनेशन का प्रोसेस ही इसमें करवाते हैं, रोस्टिंग भी Roasting भी सी. हाँ। बस ये है कि जो एयर वेंट होते हैं उनको हम लोग ओपन रख लेते हैं इन केस ऑफ रोस्टिंग, और इन केस ऑफ कैल्सिनेशन क्या कर लेंगे, उसको बंद करके रख लेंगे। ठीक है ना। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो Yes. बेसिक सा कहानी है। दूसरा बेटा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, ये भी है हीटिंग ऑफ एनी ओर इन एयर, इन द एयर या इन द बेटा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हम लोग इसको हीट करेंगे तो बेटा उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes.
तो जनरली हम लोग सल्फाइड ओर्स को इसमें कन्वर्ट करते हैं, मेजरली सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम लोगों के पास HCS, उसका O2 से रिएक्शन कराइए बना, CO2S, ZnS, PBS, ठीक है ना। PBS का मान एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये तो बेटा सेल्फ रिडक्शन में काम आता है, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। PBS क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन करता है, सेल्फ रिडक्शन। तो ये भी याद रखिएगा किसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ऐसे मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन इन चीजों को भी कि किसका किसका सेल्फ रिडक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे PBS को आप लोग हीट करोगे तो क्या बनता है बेटा, PBO बनता है, SO2। PBO खुद से रिएक्शन करके क्या बनता है, PB प्लस SO2 निकाल देता है। ये क्या करता है, सेल्फ रिडक्शन में काम आते हैं। बाकी हम लोगों के पास में CuS है, इसको भी हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनता है, CuSO4, ठीक है ना। इसके अलावा और हम लोग कहाँ इसको यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस, है ना। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के भी काम आएगा। नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होते हैं क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में निकाले जा सकते हैं, मेटालिक इम्प्योरिटी होगा तो गैसियस फॉर्म में नहीं निकलेगा, लेकिन जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होते हैं उनको भी हम लोग अगर इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। आर्सेनिक को हम लोग हीट करते हैं, एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस, ये कहीं ना कहीं गैसियस फॉर्म में क्या करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग इसको यूज करते हैं इन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर, ये भी बात समझते हैं हम लोग कि उसको हीट कर देंगे तो पानी तो निकल ही जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रेटेड ओर में भी यूज करते हैं, मेकिंग द ओर पोरस में इसको यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, मतलब रेवर्बरेटरी फर्नेस में इसको यूज किया जाएगा तो क्या होगा, जिससे वो पोरस भी हो जाएगा, जिससे उसको हम लोग आसानी से रिडक्शन करा सकें। तो पोरस करने में थोड़ी सी चीजें काम आती हैं, ठीक है सर। चलिए इसके आगे रिडक्शन ऑफ रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर टू मेटल, ठीक है ना। पंद्रह में क्या बोलो, रिडक्शन ऑफ रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर टू मेटल, हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेल्टिंग इज नोन एज स्मेल्टिंग, ठीक है बेटा। हम लोग उसका क्या करते हैं बेटा, ओर से, ओर का बेटा फ्रॉम ऑक्साइड से रिडक्शन करवाना बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉमन सी बात है। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर में कुछ इम्प्योरिटीज है जो नहीं निकल पा रहा है ना। इफ रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर स्टिल कंटेन्स नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज ऑफ अर्थी मैटर, यानी सिलिकेट्स वगैरह का हो सकता है ना। एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड टू द फर्नेस ड्यूरिंग स्मेल्टिंग टू रिमूव द एडिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, है ना। बड़ा जो भी हम लोग सब्सटेंस इसमें ऐड करेंगे उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। द एडिशनल सब्सटेंस व्हिच इज एडेड इज नोन एज फ्लक्स, ठीक है ना। तो बेटा फ्लक्स क्या करता है, जो इम्प्योरिटी होता है, गैंग पार्टिकल होते हैं, उसके साथ मिलके क्या करता है, एक स्लैग बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये स्लैग क्या होता है बेटा, स्लैग का काम क्या है, स्लैग सबसे पहला इट इज लाइटर देन द मेटल, जो मोल्टन मेटल होता है उससे हल्का होता है, जिससे क्या करता है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, उसको लोग निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर रेंज स्लैग इज लिक्विड होता है, तो इट इज इनसॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट, उसमें कैसा होता है, मोल्टन में इनसॉल्युबल होते हैं, तो भी हम लोग उसको अलग निकाल सकते हैं, ठीक है सर, फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। तो हमारे तो फ्लक्स प्लस गैंग पार्टिकल मिलकर स्लैग बनाता है ये। अब याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस से पूछे जाते हैं, कौन सा स्लैग ऐड किया जाता है किसके रिमूवल में, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है सर। बट कौन सा फ्लक्स ऐड किया जाता है किसकी रिमूवल में बेटा, फ्लक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक एसिडिक और एक बेसिक, दो पार्ट में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के पास में कैल्शियम और आयरन के ऑक्साइड्स है, CO, FeO, तो ये इम्प्योरिटी है बेटा। ये इम्प्योरिटीज कैसे थे, बेसिक इम्प्योरिटीज, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, SiO2 ऐड करते हैं। SiO2 क्या होता है, एज फ्लक्स ऐड किया जाता है, तो दे फॉर्म इजीली फ्यूजिबल कंपाउंड CaSiO3 और FeSiO3, ठीक है ना, जिसको लोग स्लैग बोल रहे हैं। समझ में आया सर। वहीं पे अगर ये SiO2 खुद एक इम्प्योरिटी की तरह काम करने लगे, क्योंकि ये भी क्या होता है, ये भी इम्प्योरिटी होता है जो आसानी से नहीं निकलता, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया एसिडिक इम्प्योरिटी, तो हम लोगों को एक बेसिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज MgCO3 और CaCO3 हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो MgCO3 और CaCO3 एक्ट एज अ बेसिक फ्लक्स,
ठीक है। तो SiO2 खुद भी एक इम्प्योरिटी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा SiO2 ही हम लोग एज अ फ्लक्स यूज करेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम और आयरन के ऑक्साइड्स में SiO2 को हम लोग एज अ फ्लक्स यूज करते हैं, लेकिन जब SiO2 खुद से एक इम्प्योरिटी होता है तो हम लोग कार्बोनेट्स यूज करते हैं एज अ फ्लक्स, ठीक है। और जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या है बेटा, वो बेसिक फ्लक्स का काम करते हैं, और हम लोगों को बनाते हैं MgSiO3 या फिर CaSiO3 एज अ स्लैग हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है सर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा बढ़ाएंगे तुम लोगों को, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।